ये छात्रों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में एक नवीन विषय शुरू करने जा रहे हैं और विषय है तुर्कों की सीमांत नीति, फ्रंटियर पॉलिसी ऑफ तुर्कास। स्टूडेंट, ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में एक बर्डन होता है, एक बोझ होता है, और इतिहास का बर्डन, इतिहास का बोझ ये है कि इतिहास हमेशा अपनी सही व्याख्या करे। अगर इतिहास अपनी सही व्याख्या नहीं करता है तो इससे समाज में विद्रूपता उत्पन्न होती है, समाज में असंतोष उत्पन्न होता है, विकास प्रभावित होता है। हमारे देश में वर्तमान समय में इतिहास के साथ बहुत सारे खिलवाड़ किए जा रहे हैं। इतिहास के नाम पर बहुत सारी अनैतिहासिक बातें कही जा रही हैं। इसलिए हम लोग का ये दायित्व बनता है कि इतिहास को सही ढंग से समझें और उसकी व्याख्या करें और लोगों तक पहुंचाएं। इतिहास के बहुत सारे बोझ हैं, सभी का इस क्लास में वर्णन करना संभव नहीं है। आज सिविल सर्विस के उद्देश्य से जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक विषय ऐसा आया है जिस पर भी काफ़ी समयों से विवाद होता आ रहा है, और वो विषय है तुर्क लोग। इन्हें भी विदेशी कहा जाता है। इनके द्वारा जो भारत में शासन किया गया, उस शासन के प्रति भी गलत गलत बातें, धारणाएं फैलाई जाती हैं। तो इसके सभी पक्षों के आधार पर तो नहीं, लेकिन एक पक्ष है कि जो इन्होंने सीमांत नीति डेवलप की, उस सीमांत नीति को पढ़ने के क्रम में जब पूरी बात हम लोग पढ़ लेंगे तो इस बात को देखेंगे कि तुर्क लोग किस प्रकार से भारत के लिए उपयोगी थे। यदि ये नहीं होते तो फिर भारत के साथ क्या होता। तो इस व्याख्या के बाद आप इसका जवाब जान पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। पूरी व्याख्या के बाद यदि आपको हमारा ये लेक्चर्स या वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों को लाभान्वित करने के लिए भी इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि इस तरीके का जितना वीडियो हो वो आपको प्राप्त होता रहे। हम अब टॉपिक पे आते हैं मित्रों। हमारा विषय, जैसा कि मैंने अभी भी कहा, कि तुर्कों की सीमांत नीति, फ्रंटियर पॉलिसीज ऑफ तुर्कास। इसको पढ़ने के लिए अनिवार्य है कि हम लोग देखें कि भारत का फ्रंट या फ्रंटियर पॉलिसी किस क्षेत्र के लिए। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि जो भारतीय भूमि है उसकी संरचना प्राकृतिक रूप से काफी सुरक्षित है। प्रकृति ने इसे काफी अपने हद तक सुरक्षा प्रदान किया है। वो किस रूप में, तो उसको थोड़ा देख लें। जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान किया गया है वो ये कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर से समुद्र से, और उत्तर में विशाल हिमालय है। और अगर उत्तर पूर्व की बात किया जाए तो उत्तर पूर्व में बर्मा स्थित अराकान की पहाड़ी, अब देखिए ये तीन क्षेत्र हमने लिया है और आपको इसको समझना होगा उस समय के कंटेक्स्ट में और आज के कंटेक्स्ट में। अगर आज के कंटेक्स्ट में हम देखें तो ये जो इलाका भारत का है वो अलग्न नहीं है। अलग्न का मतलब जिसको लांघा ना जाए। क्यों?
क्योंकि वर्तमान समय में वायु मार्ग और जल मार्ग इतना विकसित हो गया है कि कितना भी ऊंचा पर्वत हो, कितना भी चौड़ा या लंबा समुद्र हो, उसको पार किया जा सकता है। तो इसलिए आज के कंटेक्स्ट में ये अलग नहीं है, लेकिन जिस समय का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिस युग के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समय को अगर देखें तो ये अलग ही, क्योंकि उस समय ना ही वायु सेवा शुरू हुई थी और ना ही जल सेवा जो है, यह जल शक्ति काफी शक्तिशाली थी। जल शक्ति का प्रयोग उस समय करते भी थे हम लोग, तो यातायात के लिए। जल शक्ति में युद्ध के लिए कोई सामग्री प्रयुक्त नहीं होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी का भी इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय अगर भारत भूमि का प्राकृतिक सुरक्षा के तरफ से देखें तो पाते हैं कि तीन ओर, यानी नीचे का जो भाग है, जिसमें आपके लगभग केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब का जो इलाका है वो पूरा का पूरा समुद्री मार्गों से सुरक्षित है। उस समय कोई विदेशी सत्ता अगर चाहे तो उस समय इतने विदेशी सत्ता के पास समुद्री संसाधन नहीं थे कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग के तरफ से आक्रमण करे। यानी इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप आपका पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसी तरीके से अगर उत्तर की तरफ देखें तो विशाल हिमालय है। आपको पता होगा हिमालय की ऊंचाई जो है वो 8,850 मीटर ऊंचा है। तो उस समय इतने ऊंची चोटी पर फौज लेके चढ़ना वो संभव नहीं था। पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, तो इतनी ऊंची चोटी को पर चढ़ करके सैनिकों को उतारना ये इम्पॉसिबल था। वो तो 20वीं शताब्दी में उस पर पर्वतारोहण हुआ तो लोग माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, वो भी सिंगल आदमी। पूरी फौज को लेकर के हिमालय से के उस पार से इस पर आना इट इज इम्पॉसिबल, एक भी बस्ता नहीं। मोहन तुगलक के दौर में आपने कराची अभियान के अध्ययन क्रम में देखा क्या हुआ था। प्राकृतिक बाधाओं के कारण उसकी 1 लाख की सेना में 10 या 3 सिर्फ बचे थे, बाकी सब के सब मारे गए। प्रयास हुआ लेकिन प्रयास विफल हो। तो इस तरीके से उत्तरी क्षेत्र से भी आप पूरी तरीके से सुरक्षित। अब बच किया गया तो 2 क्षेत्र, एक उत्तरी पूर्वी और एक उत्तरी पश्चिमी। तो हम उत्तरी पूर्वी को भी उस कंटेक्स्ट में सुरक्षित, जब जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी दिल्ली सल्तनत का इतिहास, तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर उत्तर पूर्व की ओर से कोई खतरा नहीं था। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व में बर्मा में स्थित अराकान की पहाड़ी है। ये तो हिमालय के तरह नहीं है, लेकिन उस समय के परिवेश के अनुरूप जो है वो ये भी सुलग्न नहीं था, यानी पार करने के लायक नहीं। अब इधर आक्रमण हो सकता था तो बर्मा का होता या दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों का होता। तो इस समय तक बर्मा और दक्षिणी पूर्व एशिया के देश साम्राज्यवादी नहीं थे। इनका उद्देश्य एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरी नहीं था। विश्व के अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी जातियां थी जिनका उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो भी लोग रह रहे थे वो पृथकता की नीति का पालन कर रहे थे, यानी अपने भूभाग, अपने सीमा में ही रहना उचित समझते थे और मुझे छुओ मत की नीति का प्रतिपादन करते थे। हाँ, मुगलों के दौर में आएंगे तो देखेंगे कि ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो है वो सुरक्षित नहीं रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत के समय में जो है वो ये तीनों क्षेत्र में जो मैंने जो आपको बताया वो पूरी तरीके से सुरक्षित। भारत में कोई विदेशी आ सकता था, या प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि भारत में विदेशी आक्रमण कोई भी हुआ है तो सिर्फ एक छोर से। अब वो छोर कौन था? उत्तर पश्चिम। तो भारत अगर असुरक्षित था किसी छोर से तो वो छोर कौन था? उत्तर पश्चिम। तो ये तीनों जो इलाका है जिसका मैंने आपको विस्तार से वर्णन किया, दिवाकर जी गौर से समझिए,
ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। और ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, इसी क्षेत्र से विदेशी आक्रमण हुए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुर्कों के समय में यह उत्तर पश्चिम का क्षेत्र असुरक्षित था, बल्कि प्राचीन काल से असुरक्षित था। भारत में जितनी भी विदेशी जातियां आई, वो सभी के सभी इसी क्षेत्र से आई। अब प्राचीन काल के इतिहास में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले कौन विदेशी आक्रांता आया था? तो ईरानी का हखामनी वंश आया था। किस क्षेत्र से आया था? इस क्षेत्र से। दूसरा आक्रमण किसका हुआ था? यूनान के सिकंदर का हुआ था। यह भी किस क्षेत्र से आया था? इसी क्षेत्र से आया था। इसके बाद विदेशी आक्रांताओं का एक क्रम ही चल, फिर हिंद यूनानियों का आक्रमण होता है, हुनों का आक्रमण होता है, शकों का आक्रमण होता है, कुषाणों का आक्रमण होता है, पार्थियनों का या पहलवों का आक्रमण होता है। ये सब आक्रमण जितने भी हुए प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक, वो सब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही। और इसी क्रम में तुर्कों का भी आक्रमण था, जो मध्यकाल का सबसे प्रथम आक्रमण था। और इसके प्रथम आक्रांता कौन था? तो महमूद गजनवी, जिसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, सिर्फ धन प्राप्त करना था, लूटना था, ताकि उस धन का प्रयोग करके मध्य एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर सके। लेकिन उसके बाद 150 वर्षों के बाद जो दूसरा गजनी का शासक हुआ, मोहम्मद गौरी, उसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना नहीं था, उसका उद्देश्य यहाँ साम्राज्य की स्थापना करना था। और उसी के दास के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, जो भारत का पहला तुर्क एम्पायर था। क्लियर? तो ये मैंने साबित किया कि यही क्षेत्र जो है विदेशी आक्रमण के लिए, इसमें बहुत सारे दर्रे थे। ये क्षेत्र जो है, जो आक्रमण होता था, ये भी इतना आसान नहीं था। ये भी किरथल सुलेमान पर्वतों से घिरा हुआ था। आपको ज्योग्राफी में हमने पढ़ाया होगा, याद होगा कि पामीर का जो गांठ था, नॉट ऑफ पामीरा था, उसी से 3 पर्वत निकले थे। एक कुनलुन चीन में चला गया था उत्तर की ओर, पूरब की ओर उसी से हिमालय बढ़ा, और फिर दक्षिण की ओर जो है वो सुलेमान और किरथल पर्वत, या हिंदू कुश पर्वत जिसको बोलते हैं, उसका विस्तार हुआ। तो ये भी इलाका जो था वो पर्वतों से घिरा हुआ था, लेकिन हाँ, हिमालय इतना ऊंचा नहीं था। लेकिन जो भी ऊंचा था, उतनी ऊंचे पर्वतों को क्रॉस करके एक फौज लेकर के आना भी संभव नहीं। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भी जो लोग आए भारत में, वो इस वजह से आए कि इस क्षेत्र में एक भौगोलिक सुविधा ये प्राप्त थी कि बहुत सारे दर्रे थे। दर्रे यानी बीच में पर्वतों का कटा हुआ भाग। इसमें जो दर्रा था, उसमें खैबर, बोलन और भी बहुत सारे दर्रे हैं इस हिमालय में। कश्मीर में भी जाइएगा तो बहुत सारे दर्रे हैं। लेकिन जिन दर्रों से आए, तो आज जैसे खैबर, बोलन, टोची, ये सब दर्रा हमने बताया, तो उसमें सिर्फ खैबर दर्रा है, वही सिर्फ स्थलीय है। बाकी जितने दर्रे हैं ना, वो नदी वहां पर से बह रही है, तो नदी वाला दर्रा है, यानी वहां से क्रॉस करना होगा तो आपको नाव से क्रॉस करना होगा, ऐसे ही नहीं क्रॉस कर सकते। लेकिन खैबर दर्रा जो है स्थलीय है, ये पाकिस्तान के भूभाग में है और अफगानिस्तान के सीमा पर है। आज भी जो है वो, आप पाकिस्तान कभी जाने का अवसर मिलेगा तो इसको जाइए, बहुत रमणीय स्थल है, देखने का है कि किस ढंग से उस दर्रे को क्रॉस कर करके विदेशी आक्रांता भारत में आते रहे। बड़का गेट लगा हुआ है वहाँ, और जाने की क्या ज़रूरत है, नेट पर आप खैबर दर्रा टाइप कीजिए तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको वो चीज़ दिखाई पड़ जाएगा यहीं बैठे। पैसे भी खर्च नहीं होंगे, समय भी बचेगा। क्लियर? और बहुत सारी नई नई जानकारियां भी मिलेंगी। इतिहास सीमाओं से नहीं बंधा होता है। तो ये तो भूमिका का एक खंड मैंने आपको बताया। अब देखिए भूमिका का दूसरा खंड में, ये पूरी बात आपको समझ में आई ना?
कि विदेशी आक्रमण के कौन से रास्ते भारत में सबसे उपयुक्त थे। तो अगर एक सेंटेंस आप लिख देंगे कि भारत चारों ओर से सुरक्षित था, सिर्फ अगर कहीं खतरा था तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, और उत्तर पश्चिमी भाग से ही सभी आक्रमण भारत में। और आज भी आप गौर से देख लीजिए कि भारत अगर टेंशन में है, अगर भारत की कोई सीमा ज्यादा असुरक्षित है तो उत्तर पश्चिमी है, और बाकी तरफ से उतना खतरा नहीं होता है। अब देखिए साहब के इसके बाद इंट्रो में ही हम बात बताने जा रहे हैं आपको कि आखिर क्या परिस्थिति थी कि तुर्कों के समय में ये असुरक्षित हो गए। ठीक है, तो इसमें जो उत्तरदायी कारण था वो ये कि 12वीं और 13वीं सदी में दो शक्तियों का विश्व में उदय हो रहा है। हर दौर में, आधुनिक काल की मैं बात नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जब राजतंत्र का या साम्राज्यवाद का दौर था उस समय का हम इतिहास बता रहे हैं, क्योंकि आज का तुलना अगर मध्यकाल से कीजिएगा तो ये वास्तविक तुलना नहीं होगा, क्योंकि मध्यकाल में शासन के तरीके अलग थे। मध्यकाल में यूरोप में सामंतवाद था, उसके बाद वहां राजतंत्र आया, उसके पहले यूरोप में साम्राज्यों का युग था। भारतीय परिवेश में देखें तो यहाँ का सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद की तरह नहीं था, बल्कि उससे इतर था, हटकर था। लेकिन हमारे देश में भी सामंतवाद था, हमारे देश में भी छोटे बड़े बहुत तरह के राजा थे। और आज लोकतंत्र का युग है, आज राजतंत्र का युग नहीं है। आज विश्व के अधिकांश देशों में जो है वो लोकतंत्र पाया जाता है। जहां राजतंत्र पाया भी जाता है वहां भी शासन कमोबेश लोकतांत्रिक विचारधाराओं के अनुरूप ही होती है, नहीं तो जनता के विद्रोह करने की संभावना रहती है। और ऐसे बहुत सारे देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया जहां जनता ने विद्रोह किया, एक अलग विषय है। तो हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जिस युग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग, उस युग में राजतंत्र का दौर था, मोनार्की का दौर था, और उस मोनार्की के दौर में ये नियम था कि कोई भी अच्छा राजा, अच्छा राजतंत्र वही माना जाता था जो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। उसमें देशों की सीमाओं का निर्धारण वैधानिक रूप से नहीं हुआ। देश के सीमाएं राजाओं के जय और विजय या जय और पराजय के आधार पर निर्धारित होती थी। एक समय था कि भारत की सीमा ईरान को छूती थी। उसी मध्यकाल में एक समय ऐसा है कि भारत की सीमा सिकुड़ करके दिल्ली तक चली आई। तो किसी भी देश के सीमाओं का निर्धारण जो होता था वो राजा के शक्ति के आधार पर रहता था। जब अशोक का शासक था तो ईरान हमारे पास में था। अकबर और शाहजहां के समय में भी कभी ईरान पर कब्जा हुआ, कभी ईरान ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आज जिस बर्मा को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखते हैं, ब्रिटिशों के पीरियड में बर्मा 1885 से लेकर के 1935 तक भारतीय भूभाग था। तो राजतंत्र में देश के सीमाओं का निर्धारण जो है वो साम्राज्यवादी नीतियों से तय होता है, वैधानिकता से तय नहीं होता। लोकतंत्र में देश के सीमाओं का निर्धारण वैधानिकता से तय होता है। उस देश के में विधान जो बना दिया गया और उसमें सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया तो वो देश की वो सीमा मानी जाती है। 1947 में जो सीमा का निर्धारण हो गया वो भारत की सीमा रेखा के अंतर्गत आएगी। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भूभाग है और ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत है। इसके 1 इंची भूमि पर भी कब्जा करेगा तो इसके लिए युद्ध हो जाएगा और उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है मान्यता देगी उस युद्ध को। लेकिन जिस काल का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस काल में किसी भूभाग के क्षेत्रीयता का निर्धारण जो है वो
वैधानिकता के आधार पर नहीं होता था, राजा के विजय और पराजय के आधार पर होता था। ये बात आपको उस कंटेक्स्ट में बैठानी होगी। बात समझ में आई मित्रों? अब देखिए कि उस समय क्या परिस्थिति थी, ये आपको समझना होगा। तो 12वीं और 13वीं सदी में विश्व में दो शक्तियों का उदय हो रहा था। कितनी शक्तियों का? दो। एक शक्ति जो थी वो मंगोलों की थी और दूसरी शक्ति जो थी वो तुर्कों की। न ही मंगोल भारतीय थे और न ही तुर्क भारतीय थे। ठीक है। अब देखिए, चूंकि हमको बहुत बड़ी बात बतानी है आपको, मेरा बुक टॉपिक सीमांत नीति है, तो इसी को अगर इनलार्ज करेंगे तो पूरा बोर्ड आपका भर जाएगा और हम लोग विषयांतर हो जाएंगे, विषय से हट के हो जाएंगे। लेकिन बातें तो जाननी है हम लोग, तो इसलिए इसको हम एलोब्रेट बोल करके कर दे रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे। ये जो 12वीं और 13वीं सदी मैंने आपको समय लिखा, ये दो विश्व में शक्तियों के उदय का समय था। एक तुर्कों का उदय का समय था और एक मंगोलों के उदय का समय था। ये बड़ी विचित्र बात है मुन्ना भाई कि दोनों का लगभग नेटिव प्लेस एक ही जगह पर था। आप पढ़ चुके हैं तुर्क कहाँ के निवासी थे? तो चीन के अक्ताई पहाड़ी के निवासी थे। और मंगोल कहाँ के निवासी थे? तो चीन के गोबी प्रदेश और मंगोलिया के निवासी थे। ये दोनों क्षेत्र एस्टेपिस क्षेत्र कहलाता है। एस्टेपिस घास का मैदान। एस्टेपिस घास का मैदान बहुत उर्वर नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में इस अनुर्वर प्रदेश में इन दो जातियों का जो उदय हुआ, तो इनका मुख्य व्यवसाय लूट मार करना और छीना झपटी करना और युद्ध करना हो गया। यानी एक युद्ध प्रिय जाति थी ये शुरू से। अब इसमें हुआ ये क्या कि पहले तुर्कों का उदय हो गया और बाद में मंगोलों का उदय हुआ। तुर्कों का उदय को बहुत एक्सप्लेन में हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। यहाँ ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस कर दे रहे हैं, संक्षिप्त विवरण, ताकि आपको व्याख्या करने में आसानी हो कि तुर्क लोग वास्तव में उनका उदय जो एक शासक वर्ग के रूप में होता है, वो तब होता है जब वो लोग बगदाद के खिलाफत अब्बासिया में महल रक्षक के रूप में भर्ती हुए। और जिस समय बगदाद में महल रक्षक के रूप में भर्ती हुए, उस समय तक ये मुसलमान नहीं बने। ये विधर्मी थे, हेरेटिक थे, इनका कोई धर्म नहीं था। लेकिन जब खिलाफत अब्बासिया के संपर्क में आए तो इनके दो परिवर्तन हुए इसमें, इनके व्यक्तित्व में। किनके व्यक्तित्व में? तुर्कों के व्यक्तित्व में। थोड़ा बोला कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि आप समझ रहे हैं बात को। तो दो परिवर्तन क्या? एक परिवर्तन तो ये आया कि इन्होंने शासन के हुनर को सीखा। ये तो बैरबेरिक थे, इनका जो है वो सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपने कहावत सुना होगा कि तरबूज को देख के खरबूज भी रंग बदलता है। क्या इसकी मीनिंग हुए कि एक्चुअली में खरबूज का रंग सफेद होता है, उजला होता है, और तरबूज का रंग लाल होता है। तो खरबूज देखता है, तरबूज बोलता है बड़ा खूबसूरत देखने में लग रहा है, तो कहे ना हम भी लाल हो जाए। तो ये कहावत यूं ही चरितार्थ नहीं हुई पुनीता जी। इस कहावत के चरितार्थ होने का भौतिक आधार भी है कि अगर तरबूज के बगल में खरबूज रोक दीजिएगा तो वो व्हाइट नहीं रहेगा, वो उजला रेडिश हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स तुर्कों पर पूरा पूरा लागू थे, असभ्य थे, बर्बर, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन तुर्क जो अब तक सभ्यता के उच्च आदर्श पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर एक चीज हट के थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं इतिहास में, कि बगदाद का जो खिलाफत अब्बासिया था वो उस समय पूरे विश्व के ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। पूरे विश्व का ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। ठीक है।
जानते हैं ये ज्ञान विज्ञान का केंद्र कैसे बना था? उस समय जो ये मध्य एशिया का क्षेत्र था, इसमें बौद्धों का प्रभाव था। बौद्ध वहां एक विशेष नाम से जाने जाते थे, वो नाम हम भूल रहे हैं, कभी याद आएगा तो बता देंगे। और जो वहां ईरानी सभ्यता का उदय हुआ या बगदाद का खिलाफत का उदय हुआ, तो यहां पर आप स्पष्ट कर लीजिए कि बगदाद का जो खिलाफत था वो अरब क्षेत्र में इस्लाम में उदित हुए बहुत सारे अलग अलग पंथों में समन्वय का प्रतीक था। कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि बगदादी खिलाफत सुन्नी खिलाफत था, तो ये गलत था। खलीफा सुन्नी थे, ये दो राय नहीं है, लेकिन इस खिलाफत को स्थापित करवाने में शियाओं का भी बहुत बड़ा अहम रोल था। और शियाओं ने बगदादी खिलाफत को इसलिए स्थापित करवाया क्योंकि उनको खारजियों से दुश्मनी थी। खारजी इस्लाम में एक अलग सेक्ट है जो हम कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुरासानियों ने इस खिलाफत के स्थापना करने में अपनी महती भूमिका अदा की, जिसमें अबू मुस्लिम खुरासानी का नाम लिया जाता है। तो बगदाद का खिलाफत इस बात का प्रतीक था कि उसने इस खिलाफत को स्थापित करने में बहुत सारे विरोधी विचारधाराओं वाले लोगों का सहयोग लिया, जो उनके विचारधाराओं से मेल नहीं खाता था। लेकिन इसके बावजूद भी ये खिलाफत लगभग 300-400 वर्षों तक सफलतापूर्वक चलती रही। इस खिलाफत की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें विपरीत विचारधाराओं वाले लोगों को जो है प्रश्रय दिया गया। तो इस खिलाफत में एक डिपार्टमेंट बना था जो हमने पढ़ाया आपको, उसका नाम था बैतुल हिकमा। नाम सुने होंगे। बैतुल हिकमा का अर्थ अगर आप पूछिएगा तो उसका मतलब अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। तो यही बौद्ध मॉन्कों ने, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा था उस मध्य एशिया में अभी तक। और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि इस्लाम में सूफीवाद का जो उदय हुआ, एक पक्ष ये भी कहता है कि सूफियों ने सूफी विचारधारा को बौद्ध मॉन्कों से ग्रहण किया। और भी विचारधारा है, उसमें एक विचारधारा यह भी है, यानी खिलाफत अब्बासिया में बौद्ध मॉन्कों का प्रभाव था। और बौद्ध धर्म का उदय कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बोलिए? वाह, आप जिस जगह पर रह रहे हैं गया में, वही ना हुआ था? गौतम बुद्ध को पुनीता जी कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई? तो गया में रह करके आप बोलते हैं कि लुम्बिनी में हुआ। अरे लुम्बिनी में तो वो तो पैदा हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो जाहिर सी बात है कि इसका ओरिजिन प्लेस बौद्ध धर्म का इंडिया है। इसका मतलब यहाँ ज्यादा लोग होंगे। जो बौद्ध मॉन्क्स थे मध्य एशिया में, उनका कांटेक्ट यहाँ से होगा। यहीं से जितने धार्मिक ग्रंथ सनातन धर्म के थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, खंड कांड, आर्यभट्टीय संहिता, ये सब बड़े प्रमाणिक ग्रंथ हैं हमारे देश के। बौद्ध मॉन्कों के माध्यम से ये ग्रंथ बैतुल हिकमा पहुंचा। और यही नहीं, ये तो संस्कृत में लिखे हुए थे। तो उसके लिए बहुत सारे पंडित ब्राह्मण जो इसके बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन बौद्ध मॉन्कों के द्वारा खिलाफत अब्बासिया के बगदाद स्थित दरबार में पहुंचे। और वहां सिर्फ इन ग्रंथों का जो है वो अरबी या फारसी भाषा में जो है अनुवाद किया। अब उस समय चूंकि साम्राज्य बहुत खिलाफत अब्बासिया का बड़ा था, इसलिए जहां भी था वो फारसी भाषा चलती थी। तो इस तरीके से ज्ञान विज्ञान का वहां विकास हुआ। तो हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे इस विषय पर गलत धारणाएं हैं। सभ्यता का विकास संघर्ष से नहीं होता, इतिहास सिखा रहा है। सभ्यता का विकास सहयोग से होता है।
अब ये अलग सेक्ट है, कभी और मौका मिलेगा तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर इतना बता देना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ तुर्काज स्पष्ट हो जाए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ तुर्काज स्पष्ट क्यों करना चाहते हैं कि उस समय, जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं 12वीं सदी, उसके पहले बगदाद सभ्यता संस्कृति का विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा केंद्र था। और इसलिए कि विश्व के जितने ज्ञान थे, चाहे सनातनी ज्ञान ही क्यों ना हो, वो सब बगदाद पहुंचा था और उसके माध्यम से विश्व के सभी देशों में इसको फैलाया जा रहा था। और वहां तुर्क महल रक्षक के रूप में, यानी सबसे बड़े सभ्यता के संपर्क में थे, इसलिए तुर्क सब हो गए। अब जो बात हमने बताया कि खिलाफत अब्बासिया एक विचारधारा के तहत नहीं बना, बहुत सारे विचारधाराओं ने मिलकर के खिलाफत अब्बासिया का स्थापना किया था। तो जो ये अंतर विरोध था खिलाफत अब्बासिया का, जब व्यक्तिगत ही हित जो है प्रभावी होने लगा, तो खिलाफत अब्बासिया के अंतिम दौर में, यानी 8वीं 9वीं शताब्दी में जो है, वो उनका अंतर विरोध खुल करके सामने आया। अब उस खिलाफत के अंदर के लोगों में ही खलीफा बनने के लिए होड़ मचने लगी और लड़ाई होने लगी। साथ ही साथ शिया सुन्नी का विभेद बहुत ज्यादा उजागर हो गया। खलीफा जो है सुन्नी, लेकिन वजीर जो है वो शिया हुआ करता था, और इन दोनों के बीचों में जो है विवाद धीरे धीरे जो है वो बढ़ते चले गए। और इसी समय, इस बढ़ते विवाद के समय ही हर खलीफा ने अपने को सुरक्षित करने के लिए मुसलमानों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि तुर्कों पर विश्वास किया, और अपने महल की सुरक्षा का दायित्व किसको दे दिया? तुर्कों को। क्योंकि सभ्यता का गहवारा था, इसलिए तुर्क भी सब हो गए। अब जब अंतर्विरोध चल रहा था, जब पतन हो रहा था खिलाफत अब्बासिया का, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका कोई ना कोई स्थान लेगा। आम परिपाटी यह है कि जो शासन से जुड़े हुए लोग होते हैं वही उत्तराधिकारी होते हैं। अब इसी समय कैसे तुर्क लोगों ने स्थान लिया, वो एक घटना के बाद आपको समझ में आएगा। 1253 ईस्वी में एक मंगोल है जिसका नाम है हलाकू खान, नाम सुने होंगे आप। उसका बगदाद पे आक्रमण होता है। अल-मुतसिम जो है खलीफा रहते हैं, और उनके नजरों के सामने बगदाद को आग लगा दी जाती है, सारे लोगों को मार दिया जाता है, लोगों की गर्दन काटकर उनके गर्दन से मीनारें बनाई जाती है, उस पर वो मंगोल चढ़ कर खुतबा देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरा बगदादी खिलाफत जो है, खिलाफत अब्बासिया समाप्त हो गया बगदाद से, और ये मंगोलों के कब्जे में चला है। अब यहां से मुड़ करके ये देखना होगा कि तुर्क को तो आपने देख लिया, अब मंगोल कौन थे? तो मंगोल चीन के गोबी प्रदेश के निवासी थे। ये मंगोल जाति जो थी, ये पूरी तरीके से असभ्य थी। इन्हें किसी नगर को लूट लेना, नगर में आग लगा देना, नगर के लोगों का नरसंहार कर देना, मारना नहीं, नरसंहार का मतलब कि एक एक आदमी को मार देना, और बच्चे और उनकी औरतों को गुलाम बना लेना, इन सभी चीजों में इन्हें मजा आता था। ये सब चीज ये करते नहीं थे, मजा आता था इनको, इसलिए करते थे। इतने इनकी असभ्यता का प्रभाव। ऐसी जाति जो है वो बगदाद के खिलाफत अब्बासिया का समापन करता है। इसे कुछ लोग भाग के मिस्र में चले गए थे, फिर वहाँ फातिमी खिलाफत जीवित हो गया, वो एक अलग बात है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन यहाँ इंटरलिंक हमको क्या करना है कि मंगोल लोग इस तरीके से 1253 ईस्वी में जो खिलाफत अब्बासिया का समापन किया था, तो इसका उदय करने वाला चंगेज खान था। चंगेज खान उसी स्टेपी क्षेत्र का रहने वाला था जहां उर्वरता नहीं थी। उसने सारे मंगोलों को संगठित किया। मंगोल भी कबीलाई लोग थे। इस कबीलाई विशेषता में एक कबीले का दूसरे कबीले से झगड़ा होता था। तो सबसे बड़ा काम जो चंगेज खान ने किया
कि उसने मंगोलों के बीच एकता स्थापित की और मंगोलों को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद इस चंगेज खान ने सबसे पहले चीन को हस्तगत कर लिया, एक बड़े साम्राज्य। चीन को हस्तगत करने के बहुत सारे लाभ हुए। एक बड़ा लाभ हुआ कि इसने तोप का आविष्कार कर लिया और यही तोप इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अब क्या हुआ कि चंगेज खान के बहुत सारे पुत्र और पौत्र थे। उसने अपने विशाल सेना के माध्यम से, पुत्र पौत्रों के माध्यम से एशिया के विशाल क्षेत्र पर, यूरोप के विशाल क्षेत्र पर और अफ्रीका के विशाल क्षेत्र पर अपना एक विशाल मंगोलियन एम्पायर की स्थापना की। तो एक और इसका पीरियड अगर आप समझने के लिए तो 1176 में पैदा हुआ था, 1221 में मरा। कौन? चंगेज खान। यानी 13वीं शताब्दी का ये पीरियड है। अब आइए तुर्कों का बात। तो तुर्क का वहां तक आपको हम खत्म किए थे कि किस ढंग से महल में पहुंचे ये। अभी भी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी तक हेरेटिक थे। अभी तक ये भी मुसलमान नहीं हुए थे मंगोल, ये भी हेरेटिक थे। और ये दोनों मुस्लिम साम्राज्य के पतन के कारक बने थे। जो खिलाफत अब्बासिया के जगह पर, उनके साम्राज्य के बहुत सारे बड़े भाग पर जिन लोगों ने अधिकार किया वो लोग तुर्क थे। तुर्क ने बहुत सारे साम्राज्य बनाए, जैसे सामानी, ससानी, सफावीद, ये सब इसके। उसी में एक वंश था सामानी वंश। उसी का शासक था महमूद गजनवी, उसी का शासक था मोहम्मद गोरी और उसी का गुलाम था मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत आया। तो ये जो आया महमूद गजनवी से जो पीरियड हुई, तो किसी समय में मुसलमान ये लोग बन गए थे इसके पहले। तो एक मुस्लिम के रूप में थे, मुस्लिम नहीं, लेकिन भारत में इनका जो आगमन हुआ वो मुसलमान के रूप में हुआ। क्लियर हो गई? तो एक तरफ चीन की वो जाति जो भारत में पहुंच रही है और दूसरी तरफ चीन की वो जाति जो विश्व के एक बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है। तो अगर दोनों चाइनीज जातियों का अगर तुलना करेंगे, तुर्क और मंगोल, तो शक्तिशाली आपको मंगोलियन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मंगोलियन एम्पायर तुर्किश एम्पायर से बहुत बड़ा था। इस तरीके से इतिहास को समझना, इतिहास के बोझ को कम करना। क्या करना है? इतिहास के बोझ को कम करना और नहीं समझना, इतिहास पर बोझ डालना है। तो अब आपको इंट्रो समझ में आ गया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पे कि तुर्क शासन के समय में, जो तुर्कों का शासन था, शासन के समय में भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। और ये जो खतरा उत्पन्न हुआ, इसकी निम्न व्याख्या है। यानी अब हम जो घटना घटी उसका बिंदुवार जो है हम लोग वर्णन करेंगे। देखिए, तुर्क शासन के समय में मंगोलों को जो आक्रमण हुआ, तो इसकी सबसे अच्छी जानकारी जो हम लोग को मिलती है वो अमीर खुसरो के जरिए मिलती है। आप जानते हैं कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और दिल्ली के 8 सुल्तानों के दरबारों को देखा था। 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ अभियान के प्रत्यक्षदर्शी थे। जो मेवाड़ का अभियान हुआ था राणा रतन सिंह के खिलाफ, जिसके साथ रानी पद्मिनी की कहानी जुड़ी हुई है, उसके वो प्रत्यक्षदर्शी थे। तो सबसे अच्छा व्याख्या मंगोलों का अमीर खुसरो क्यों माना जाता है कि वो मंगोलों के द्वारा कैद कर लिए, इसलिए
मंगोलों के अमानुषिक होने, निर्दयी होने, असभ्य होने और बारबेरिक होने का सबसे अच्छा एहसास उनको था, क्योंकि कभी नहीं। तो उन्होंने जो विवरण किया है कि हमने अब तक दुनिया में बहुत सारे युद्धों को देखा है, पढ़ा है, बहुत सारी जातियों के संपर्क में आए हैं, देखा है, इतना क्रूर अब तक हमने नहीं देखा। हमें लगता है कि किस दिन हमारे गले को काट करके हमारे बहते हुए खूनों को ये पिएंगे और देख करके हंसेंगे, और जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक इनको चैन नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने इसी तरीके से इन मंगोलों के द्वारा बहुत सारे लोगों को मारते हुए देखा है। हम यूं ही नहीं कह रहे। इनके लिए गांव का गांव, शहरों को शहर को जला देना, उनकी सारे आबादी को नरसंहार कर देना, जेनोसाइड कर देना एक बच्चे का खेल है। इनको सभ्यता से चिढ़ आती है। इतना मंगोलों के लिए विभत्स विवरण जो है वो अमीर खुसरो अपने विवरण में देते हैं, और अमीर खुसरो अपना ये विवरण लिखने में सफल कैसे हो गए, तो बोलते हैं कि भाग्य से मंगोलों ने हमें छोड़ दिया। हमें उम्मीद नहीं था कि मंगोल की कैद से हम रिहा होंगे, लेकिन भाग कहिए कि मंगोलों ने हमें छोड़ दिया, इसीलिए मंगोलों की क्रूरता का वर्णन करने में हम सफल हुए। तो अमीर खुसरो के माध्यम से आप क्रूएलिटी ऑफ मंगोलों से आप परिचित हो गए कि कितना क्रूअल लोग थे, कितना नर पिशाच लोग थे, और उसका आक्रमण दिल्ली सल्तनत में हुआ। इसकी भयावता को समझिए, और उसका मुकाबला जो है, ये उसका सामना जो है इसके द्वारा किया जा रहा है। तो अब देखिए, हम बिंदुवार, जैसा कि हमने आपको वर्णन किया है, तो बिंदुवार इसका वर्णन कर देते हैं। उसमें शासक तो बहुत हुए दिल्ली सल्तनत में, लेकिन जिन शासकों के समय में मंगोल के आक्रमण बहुत विरत हुए या उसने भारतीय शासन को प्रभावित किया, हम सिर्फ उनका वर्णन करें, ठीक है। शासकवार का मतलब ये नहीं कि 11 शासक ममलूक तुर्क में हुआ तो उसमें सब 11 का होगा, या फिर 4-5 शासक खिलजी में हुए तो उसका होगा, 14 शासक तुगलक में हुआ तो उसका पूरा होगा, 4 शासक जो है वो सैयदों में हुआ तो उसका सब करेंगे, या फिर लास्ट में लोदियों में 3 शासक हुआ तो उसका करेंगे, ऐसा नहीं। दिल्ली सल्तनत के जिस शासकों के दौर में मंगोल इन्वेजन हुए हैं उसका वर्णन हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पीरियड है वो है इल्तुतमिश का। किसका? साहब जानने की लोग परिस्थिति क्या करेगा, जो टॉपिक रहेगा वही ना, ऐसा है ना कि इसको भी 2 भाग कर दे, तो इसको 2 भाग नहीं किया जा सकता है, क्या होगा। तो इल्तुतमिश का काल में क्या है, इसका पीरियड क्या है जरा बताइए तो आप लोग। 1211 से लेकर के 1236, ये सब पढ़ने के क्रम ये सब ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस पीरियड में क्या परिस्थिति हुआ इल्तुतमिश काल में, कि चंगेज खान, जो अभी आपको हम बता चुके हैं कि मंगोलों का शक्ति का संस्थापक था, इसके संभावित आक्रमण का सामना करना पड़ा। संभावित आक्रमण इसलिए हम कह रहे हैं कि आक्रमण हुआ नहीं, लेकिन अगर चालाकी नहीं दिखाई जाती इल्तुतमिश के द्वारा तो आक्रमण हो जाता। अब ये संभावित आक्रमण का सामना कैसे करना पड़ा कि चंगेज खान, इसके द्वारा ख्वारिज्म के साम्राज्य को समाप्त किया गया था। ख्वारिज्म को अभी खीवा के नाम से जाना जाता है, और ये अभी आप देखिएगा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब का जो ऊपर अफगानिस्तान वाला एरिया है वहीं का एक शहर है। तो ख्वारिज्म के साम्राज्य को
समाप्त किया था। किसने? चंगेज खान ने। चूंकि मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, भारत में नहीं। और उसका जो ख्वारिज्म का राजा था उसको तो मार दिया उसने। ये ख्वारिज्म के राजा का बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबर्नी। याद पड़ रहा है आप लोग को? जलालुद्दीन मंगबर्नी। तो ये जो जलालुद्दीन मंगबर्नी था ये भाग गया। कहां? ख्वारिज्म से। और भाग करके कहां चला आया? भारत। और इसी का, जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खान भी भारत आ गया। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं, पूरा लिखे नहीं चुके, आगे बहुत लिखना है। कि जब ये पीछा कर रहा था, क्यों पीछा कर रहा था? कि उस समय इस्लामी साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कोई साम्राज्य था तो ख्वारिज्म के शाह का। तो बिना उसको समाप्त किए हुए वो इस्लामी साम्राज्य पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता था चंगेज। इसलिए उसको, उसकी सेना को तो पराजित कर दिया, शासक को तो मार दिया, लेकिन बेटा उसका बच गया। तो ये खतरा था चंगेज खां के लिए कि कहीं बेटा आने वाले समय पर ख्वारिज्म के शाह बनने का दावा न कर। इसीलिए ख्वारिज्म के वंश का समूल नाश करना चाहता था। तो जब जलालुद्दीन मंगबर्नी खीवा से या ख्वारिज्म से भागा तो गजनी होते हुए वो भारत में सिंधु नदी तक पहुंच गया। सिंधु नदी में उसमें बाढ़ आई हुई थी, वो रुक गया। पीछे से चंगेज खां की सेना थी। जब चंगेज खां की सेना को देखा उसने, जलालुद्दीन मंगबर्नी ने, तो अपने घोड़े को सिंधु नदी में कूदा दिया और चकित रह गया चंगेज खां। चंगेज खां की बहादुरी की चर्चा दूसरा करते हैं, लेकिन चंगेज खां अपने जीवन में अगर किसी की तारीफ की है तो जलालुद्दीन मंगबर्नी का। उसने अपने पुत्रों को, या सेना को तरफ को देख कर कहा कि देखो, किसी भी पिता के ऐसे ही पुत्र होने चाहिए, तुम लोग की तरह नहीं, इतना बहादुर। खैर, इल्तुतमिश के दरबार में जलालुद्दीन मंगबर्नी ने अपना दूत भेजा और राजनीतिक आश्रय देने की मांग की। इसी क्रम में चंगेज खान ने भी अपना दूत भेजा और उसने ये निवेदन किया कि वो जलालुद्दीन मंगबर्नी की सहायता ना करे। अब देखिए, ऐसा विषम स्थिति में वो दोनों को नाखुश नहीं करना चाहता। जलाल को इसलिए नाखुश नहीं करना चाहता था कि उस समय के इस्लामी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा का बेटा था, अभी दुर्दिन का शिकार था। बाद में अगर इसका साम्राज्य स्थापित हो जाता तो ये भी दुश्मनी निकाल सकता था कि मेरी सहायता तुमने नहीं किया। और दूसरा कि चंगेज खां को पराजित करने वाला उस समय कोई साम्राज्य था ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इल्तुतमिश ने, जो नवगठित दिल्ली सल्तनत था जिसके पास शक्ति अभी काफी कम थी, वो दोनों में से किसी के आक्रमण का सामना करने के लिए योग्य नहीं था। तब उसने कूटनीतिकता का, डिप्लोमेसी का सहारा। उसने जलाल के दूत को कहा कि देखिए, आप रहिए कहाँ? तो पंजाब के क्षेत्र। तो पंजाब का क्षेत्र, आप जिस क्षेत्र से आए हैं खीवा से, उसके जलवायु के अनुरूप नहीं है। अगर आप 5-6 महीना भी आपकी सेना रह जाएगी ना तो सब के सब मर जाएगी, तो ऐसे भी आपकी हार हो जाएगी। इसलिए आपके लिए बेहतर ऐसा है कोई ठंडे प्रदेश में राजा सही। हमारा प्रदेश ठंडा नहीं है, विषम जलवायु। ये बात सच भी थी और ये बात जलालुद्दीन मंगबर्नी समझ भी गया। ये नहीं समझा उसने कि नहीं देना चाहता इसलिए बहाना कर रहा, बल्कि उसने इसको वास्तविक समझ लिया और इस तरीके से वो चला गया। और चूंकि चंगेज खां को जो है दुश्मनी इल्तुतमिश से नहीं था, जलालुद्दीन मंगबर्नी से था, इसलिए चंगेज खां भी जो है वो वापस लौटा और वापस लौटा भी, और फिर उसकी मृत्यु भी हो गई 2117 का ये बात है, 1217। तो 21 में चंगेज खां की मृत्यु। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ही चंगेज खां ने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। और जो जातियां होती हैं उनके जो पारंपरिक विशेषता होती है
वो कभी खत्म नहीं होती। चंगेज खां का लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों का तो लक्ष्य हो गया कि हमें प्लंडरिंग करना है। प्लंडरिंग का मतलब लूटना है हमें। और भारत के बाहर का जो मध्य एशियाई का क्षेत्र था वो सब उसके चंगेज खां के उत्तराधिकारियों के कब्जे में चला गया। बात समझ में आ रही है? वो सब जीत चुके थे। 1253 में खिलाफत अब्बासिया का समापन कर देते हैं वो लोग। उसके पूर्व में ही बहुत सारे क्षेत्रों को जीत चुके थे। तो इसलिए चंगेज खां का आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन चंगेज खां के आक्रमण के बाद जो है वो मंगोल जाति का भारत में आक्रमण भारत को लूटने के उद्देश्य से होने लगा, हत्या करने के उद्देश्य से होने लगा। और ये भारतीय क्षेत्र के लिए या भारत के लोगों के लिए बहुत ही खतरे की बात है। तो उसमें दूसरा जो शीर्षक हम आपको बताना चाहते हैं वो है इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के समय में भी जो है वो मंगोल आक्रमण हुआ। और ये जो मंगोल आक्रमण हुआ ये लूटने के उद्देश्य से हुआ, प्लंडरिंग करने के उद्देश्य से हुआ। और इस क्रम में आप देखिएगा कि एक चीज की व्यापक आक्रमण है। और इस आक्रमण का उद्देश्य लूटना था। इसमें इस व्यापक आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो एक नाम मिलता है मंगोल का, वो है मंगोल तायर का। मंगोल नेता था तायर। और ये आक्रमण करता कब है? तो 1241 में। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन रहता है? तो बहराम शाह। इल्तुतमिश मर गया था, लेकिन उसने चालीसा दल का जो निर्माण किया था वो चालीसा दल इतना मजबूत था कि इस जितने छोटे मोटे आक्रमण थे और तायर के रूप में बड़ा आक्रमण था उन सभी को विफल करने में सफल रहे। अब तीसरा जो आक्रमण का समय था वो था बलबन के समय, यानी बलबन का काल। तो बलबन के काल में साहब मंगोलों ने व्यापक आक्रमण कर पंजाब तक अधिकार कर लिया था। ठीक है। इस अधिकार के विरोध में बलबन के द्वारा सुरक्षात्मक नीति अपनाई गई। इस सुरक्षात्मक नीति के तहत क्या हुआ? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण किया गया। और दूसरा कि इसका दायित्व शेर खां को सौंपा गया। तो बलबन के समय में क्या हुआ वो देखने की बात है कि बलबन में मंगोलों का आक्रमण और व्यापक पैमाने पे होने लगा। उद्देश्य क्या? तो लूटना। हर समय तो दिल्ली सल्तनत के शासक की फौज वहां खड़ी हुई नहीं है, बॉर्डर खाली है, खैबर दर्रा पे कोई नहीं है। मंगोल घुसे, शहरों को लूटा, आग लगाई, चले गए। तो आपके कब्जे में अगर देश, आप यहाँ का शासक बोल कह रहे हैं अपने आप को,
तो यहाँ के लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी आप ही पर न होता है कि दूसरे पर होता है? फिर शासक, उस शासक को लोग कर देगा क्यों? कर देता था उस काल में इसलिए न कि आप हमारी सुरक्षा प्रदान कीजिएगा। बाकी तो लोग अपना खुद कमाते थे, खुद खाते थे, सबकी आर्थिक गतिविधियां जो थी स्वावलंबी थी। आज के वेलफेयर स्टेट के तरह उस समय व्यापक पैमाने पे शासकों के द्वारा वेलफेयर के काम नहीं किया करते। कुछ शासकों ने अल्प मात्रा में कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन राजतंत्र का मूलभूत जो उद्देश्य था या लक्ष्य था वो ये कि आप हमें टैक्स इसलिए दीजिए ताकि आपको हम सुरक्षा प्रदान करें। तो ऐसी परिस्थिति में बलबन का किंगशिप थ्योरी आप पढ़ चुके हैं कि बलबन अपने आप को इस धरती पर नियामत खुदाई कहा करता था और पूरा शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। तो अगर मंगोल उसके साम्राज्य में आक्रमण कर रहे थे तो इससे तो उसके राजत्व की किंगशिप की हानि होती। इसलिए बलबन ने एक नीति अपनाई उसमें। देखिए, सीमा के प्रति दो प्रकार की नीति अपनाई जाती है, एक सुरक्षात्मक, एक आक्रामक। सुरक्षात्मक का मतलब यह है कि हम उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन वो आक्रमण करेंगे तो उससे अपने भूमि की सुरक्षा जरूर करेंगे। और दूसरा आक्रामक का मतलब होता है कि हम उन्हीं पर पहले आक्रमण कर दें ताकि वो हम पर आक्रमण नहीं करें। दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो बलबन ने जो नीति अपनाई वो आक्रामक नहीं थी, वो सुरक्षात्मक। तो जितने पर अधिकार कर लिया अलग बात है, अब वो आगे नहीं बढ़े। तो इसके लिए बलबन ने क्या किया साहब? तो बलबन ने सीमा क्षेत्रों में पुलिस चौकियां स्थापित, उस पर पुलिस को बैठाया, मिलिट्री को बैठाया, और सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति उस समय सेना में था, शेर खान, उसको वहां का अधिकारी नियुक्त कर दिया। अपने बेटे महमूद को भी उसने वहां भेजा था, लेकिन महमूद, बलबन का बेटा महमूद मंगोल आक्रमण में ही 84 में मारा गया। उसके बाद उसने अपने भाई को जिम्मेदारी, चचेरे भाई को जिम्मेदारी सोची, और चचेरा भाई शेर खान इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि बलबन उससे जलने लगा। अपने जीवन के अंतिम समयों में अपने चचेरे भाई को जहर दिलवा के उसने मरवाया। ये भी एक सच्चाई। तो इससे इतिहास का एक बोझ ये कम होता है कि आदमी को बुरी नजरों से बचना चाहिए और अपने शक्ति का ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। गुड, गौरव सही बोल रहा है। अब देखिए, ये तो बलबन का देख लिए। उसके बाद देखिए कि और आप याद कीजिए कि जलालुद्दीन खिलजी के समय भी कुछ घटना घटी। याद पड़ रहा है आपको? हमने अपने मटेरियल्स में इसका उल्लेख करना भूल गए हम, तो जब क्लास लेंगे तो आपको बता देंगे। तो उसमें जलालुद्दीन खिलजी याद पड़ रहा है आपको? जलालुद्दीन खिलजी का था। जलालुद्दीन खिलजी का काल क्या था बताइए तो जरा। तब माने अरे 1290 से 96, ये सब तो एकदम आपके जुबान पे रहना चाहिए। इसके शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ? तो चंगेज खां के पौत्र उलूग खां, और यह आक्रमण जो किया था एक्चुअली में, तो अब्दुल्ला नामक उसके सेनापति ने, ठीक है, इस आक्रमण को पराजित किया गया। लेकिन एक घटना घटी जो आपको याद होगा। वो घटना क्या था कि जो उलूग खां का बेटा था, सॉरी मतलब मिस कर रहे हैं, अब्दुल्ला खां, पौत्र जो है अब्दुल्ला खां, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ और इसको पराजित किया गया, और इसके बाद पराजित के बाद
उलूग खां जो चंगेज खां का पौत्र था, ये उलूग खां मुसलमान बन गया और इसकी संख्या कुल 1000 थी, यानी अकेले नहीं बना था, 1000 के साथ बना था। और इसको मुगलरपुरा में इसको बसा दिया गया और इसी को नौ मुसलमान कहा गया, उलूग खां। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो 1290 के बाद घटना घटी, मंगोल इस समय मुसलमान बने, इसके पहले तक मुसलमान नहीं। ठीक है, पहला दृष्टांत मिलता है। अब पांचवा हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, इसका पीरियड बता दीजिए। 96 से लेकर के 1316, 1296 से लेकर के 1316 तक ये पीरियड रहा। देखिए, इसमें जो आक्रमण होता है वो लगभग 8 आक्रमण होता है और इसने जो नीति अपनाई वो सुरक्षात्मक नहीं थी बल्कि आक्रामक। बलबन ने कैसी नीति अपनाई? सुरक्षात्मक नीति अपनाई। अलाउद्दीन ने कैसी नीति अपनाई? आक्रामक नीति अपनाई। और इसके दौर में, अलाउद्दीन के दौर में मंगोलों के लगभग 8 आक्रमण होते हैं। अब बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो जो 8 आक्रमण होते हैं उसमें सबसे पहला आक्रमण कादर का होता है 1296 में, इसको जफर खान ने जालंधर में पराजित किया। दूसरा आक्रमण सल्दी का होता है 1297 में। तीसरा आक्रमण 98 में कुतलुक खाजा का आक्रमण होता है। इसी आक्रमण में जफर खान जो है वो मारा गया था और जफर खान जो मारा गया वो अलाउद्दीन के धोखेबाजी के कारण मारा गया, क्योंकि जफर खान भी काफी योग्य सेनापति था और अलाउद्दीन को लगने लगा कि हमारे सत्ता के लिए चैलेंज बन सकता है। इसलिए जब जफर खान मंगोलों के घेरे में चला गया तो इसने कुमुक सेना नहीं भेजी और मंगोल को मारा। कहा जाता है कि मंगोल के घोड़े जब पानी नहीं पीते थे तो मंगोल घोड़ों को कहता था, क्या जफर खान को देख लिया है तुमने? तो मंगोल से दुनिया डरती थी और जफर खान से मंगोल डरता था। अब जफर खान का इंपॉर्टेंस इसी से समझिए। खैर, जो हो, इस कुतलुक खाजा के समय के आक्रमण में जफर खान मारा गया। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे साल भी 99 में कुतलुक खाजा ने अन्य लोगों को लेकर के, अन्य तुर्क लोग मंगोलों को लेकर आक्रमण किया। फिर 3 में तरगी ने किया, 6 में कुबक ने किया और 8 में इकबाल मंदा ने किया। ये जितने भी आक्रमण थे सभी आक्रमणों को अलाउद्दीन खिलजी ने विफल किया और ये सभी आक्रमण काफी जो है वो कह लीजिए कि भारत के लिए काफी नुकसानदेह था। अगर एक भी सफल होता तो उसी समय दिल्ली सल्तनत का इतिश्री होता। अब देखिए साहब, अगला जो आक्रमण होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसमें सिर्फ एक आक्रमण होता है, इस पर भी काफी विवाद है और वो कर्मा शरीर का आक्रमण। कर्मा शरीर का अब देखिए साहब, कर्मा शरीर के आक्रमण के बारे में इतिहासकार ये कहते हैं कि वास्तव में ये मदद मांगने के लिए आया था और मोहम्मद तुगलक ने इसको कुछ धनराशि देकर के वापस कर दिया, मदद कर दी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये आक्रमण करने आया था और तुगलक की स्थिति मुकाबला करने के लिए नहीं थी, की स्थिति में नहीं था तुगलक, इसलिए घूस दिया उसने कि तुमको पैसे ही नहीं चाहिए, हम पहले ही दे देते हैं, तुम चले जाओ। अब इन दोनों में से कौन सी बात सच है, अभी तक इतिहास में इस पर अनुसंधान नहीं हुआ है। नवीन अनुसंधान होगा तो हम लोग को जानकारी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि 1351 के बाद, ये पीरियड 1351 का है, तुगलक 1351 में समाप्त होता है, उसके बाद मंगोल आक्रमण समाप्त हो जाते हैं। इसके पीछे कारण है
कि इन सभी मंगोल आक्रमण का नेता दवा खां था और दवा खां की मृत्यु हो चुकी। और फिर मध्य एशिया में उसके तरह मंगोलों को संगठित करने वाला कोई नहीं। और फिर मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति भी परिवर्तित हो, उसी में कुछ तुर्कों के जातियों ने फिर से उत्थान किया और वहाँ इस्लामी साम्राज्य की। तो इस कारण से जो है वो मंगोल आक्रमण जो है वो फिर नहीं होता है। ये तरमाशिरिन का आक्रमण अंतिम मंगोल आक्रमण। अब कंक्लूजन में आपको ये देख सकते हैं कि जिन तुर्कों को विदेशी माना जा रहा है आज के समय में, तो यदि ये तुर्की शासन व्यवस्था नहीं रहती तो क्या होता ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन मंगोलों से तो तुर्क बहुत श्रेष्ठतर थे कि उन्होंने भारत में सत्ता स्थापित करने के बाद जो राजनीतिक विरंखिलता थी उसको समाप्त किया, देश को एक सूत्र किया और लोगों को शांति प्रदान किया। अगर तुर्क नहीं होते कोई दूसरा ही होता और ये मंगोल इन्वेशंस तो होता, आक्रमण तो होता। अगर वो सत्ता मंगोल आक्रमण का सामना नहीं कर पाता तो फिर ये मंगोल वही न थे जो खिलाफत अब्बासिया के लोगों का सर काट के उसका मीनार बनाया था। तो वो तो मंगोल मीनार यहाँ भी बनाते। तो खिलजियों के वजह से कम ये तो हुआ कि मंगोल अपने बुरे लक्ष्य को भारत में पूरा करने में सफल नहीं हुए। तो इस कंटेक्स्ट में अगर दिल्ली सल्तनत को देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत में इतिहास की उपयोगिता प्रमाणित होती है। सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, इतिहास का सदुपयोग करने से ही देश में शांति और व्यवस्था स्थापित होगी। इतिहास को इसी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आखिर में फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के बीच में इसे वितरित कीजिए ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो। थैंक यू।